कहानी की शुरुआत 1943 में होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अमेरिका का एक फाइटर प्लेन जापान के एक छोटे से आइलैंड नारो पर हमला करने के लिए निकलता है। वे वहां पहुंचकर कई बम गिराते हैं, जिससे आइलैंड पर भयानक धमाके होते हैं। लेकिन तभी जर्मन फाइटर प्लेन उन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनके प्लेन को काफी नुकसान पहुंचता है। प्लेन में छेद हो जाते हैं और ब्रेक सिस्टम खराब हो जाता है। पायलट के मुताबिक ऐसी हालत में लैंडिंग करना नामुमकिन था, इसलिए सबको लगने लगा कि उनकी मौत पक्की है। फिर भी पायलट कोशिश जारी रखता है। जब वह प्लेन को लैंड करने की कोशिश करता है तो प्लेन के छोटे पहिए मुड़ जाते हैं, टायर फट जाते हैं और आखिर में एक बड़े पत्थर से टकराकर उनका प्लेन रुक जाता है। किस्मत इतनी अच्छी थी कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी सब सेफली बच जाते हैं। लुइस यहाँ आने के बाद भी अपनी रनिंग प्रैक्टिस बंद नहीं करता। वह रोज दोस्तों के साथ दौड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे खबर मिलती है कि उन्हें फिर से एक मिशन पर निकलना है। इस बार उन्हें लड़ाई नहीं करनी, बल्कि समंदर में फंसे अपने साथियों को बचाने जाना है। वे पहले जैसा ही एक नया फाइटर प्लेन लेकर निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह प्लेन पहले से ही खराब था। नतीजा यह होता है कि समंदर के बीचों बीच उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। यह हादसा इतना बड़ा था कि सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचते हैं और बाकी सब मारे जाते हैं। लुइस भी उनमें से एक था। वे प्लेन में मौजूद 2 एयरबोट्स के सहारे समंदर पर तैरने लगते हैं। उनके पास खाने के लिए बस कुछ टुकड़े चॉकलेट के थे और पीने का पानी बहुत कम था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे थोड़ी थोड़ी चॉकलेट सुबह और रात में खाएंगे और पानी भी दिन में 2 या 3 घूंट से ज्यादा नहीं पिएंगे। लुइस कहता है कि हमें नहीं पता कि हम यहाँ से कितने दिन बाद जिंदा वापस जा पाएंगे, इसीलिए इस खाने के साथ हमें जितना संभव हो सके जिंदा रहना होगा। उन तीनों में स्टैनली नाम का एक लड़का था जिसके सिर में चोट लगी थी, इसीलिए वह ज्यादा हिलडुल नहीं पा रहा था। यह देखकर तीसरा लड़का, जिसका नाम मैक था, बहुत चिंता में आ जाता है। मैक कहता है कि हम यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि न तो हमें उनका पता है जिन्हें हम ढूंढने निकले थे, और न ही उन्हें हमारा। हम यहीं मर जाएंगे। लेकिन लुइस कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जिन्हें हम ढूंढने निकले हैं वे भी हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमें भी चुपचाप नहीं बैठना है। हमें कोशिश जारी रखनी होगी। बातें करते करते रात हो जाती है। वे दोनों बोट्स पर चुपचाप बैठे रहते हैं और चारों तरफ फैला हुआ समंदर एक भयानक शोर करने लगता है। ऐसी स्थिति में किसी को भी नींद नहीं आती। सुबह होते ही उन्हें आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। वे तुरंत चिल्लाते हैं और बंदूक से हवा में गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह प्लेन उन्हें देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। इसी बीच लुइस देखता है कि चॉकलेट के पैकेट पूरी तरह खाली हैं। उसे पता चलता है कि मैक ने सारी चॉकलेट खा ली है। वह बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? हमारा प्लान तो ऐसा नहीं था। लेकिन मैक इसका कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वह सोचता है कि उन्हें मरना तो है ही, चाहे आज या कल, इसलिए ये सब कोशिशें बेकार हैं। ये सुनकर लुइस बहुत गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा दिखाने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वह हो चुका है। तीनों चुपचाप अपनी बोट पर लेटे रहते हैं। तभी उन्हें एक पक्षी दिखाई देता है जो ठीक उनकी बोट के पास आकर बैठ जाता है। इन तीनों के लिए वह कोई पक्षी नहीं, बल्कि जिंदा रहने का जरिया था। वे एक तक उस पक्षी पर नजर टिकाए रखते हैं और एक मौके पर लुइस उस पक्षी को पकड़ लेता है। वे तीनों कई दिनों से भूखे थे, इसलिए बिना पकाए ही उस पक्षी का मांस खा लेते हैं। लेकिन समस्या यह है कि वे कच्चा मांस पचा नहीं पाते और उन सबको उल्टियां होने लगती हैं। नतीजतन भूख मिटने के बजाय उनका शरीर और भी कमजोर हो जाता है। वे कोई दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं और तय करते हैं कि वे मछली पकड़ेंगे। इस कोशिश में उन्हें मछली मिल जाती है और वे मछली पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास पकाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उन्हें वह मछली भी कच्ची ही खानी पड़ती है। वे जितनी बार समंदर की ओर देखते हैं, उनका डर उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि चारों तरफ दूर दूर तक समंदर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस तरह एक एक करके 18 दिन बीत जाते हैं और अब उनकी हालत और भी खराब हो चुकी है। सूरज की तेज गर्मी से उनकी त्वचा झुलस गई है, यहाँ तक कि उनके होंठ और मुंह तक फट गए हैं। एक रात उनकी मुसीबत और बढ़ जाती है। समंदर में एक भयानक तूफान आ जाता है और समंदर की लहरें विकराल रूप धारण कर लेती हैं। वे तीनों एक साथ भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। वे बस एक ही बात कहते हैं कि भगवान उन्हें किसी तरह इस वक्त बचा ले। सच तो यह है कि जब मौत सामने होती है तभी इंसान को जिंदगी की असल कीमत समझ आती है। सुबह होते ही सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता है और वे फिर से मछली पकड़कर खाने लगते हैं। इसी बीच उन्हें आसमान में एक और प्लेन दिखाई देता है। आसमान में दिख रहे उस प्लेन की तरफ वे फिर से बंदूक से हवा में गोलियां चलाते हैं और इस बार उनकी कोशिश सफल हो जाती है। प्लेन उन्हें देख लेता है, लेकिन उनकी किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि वह कोई आम प्लेन नहीं बल्कि जर्मनी का फाइटर प्लेन था। प्लेन में मौजूद सोल्जर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। कोई रास्ता न देख तीनों समंदर में कूद जाते हैं। इससे उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन बोट्स में छेद हो जाते हैं। वे तुरंत वापस
लुईस ऊपर चढ़ते हैं और छेद को गोंद से बंद करने लगते हैं, लेकिन तभी समंदर से एक शार्क उन पर हमला कर देती है। मैक अपनी बीमारी के बावजूद शार्क से लड़ता है और उसे वापस पानी में गिरा देता है। कुछ और दिन बीतते हैं और लंबे समय तक पानी और खाने के अभाव में मैक की मौत हो जाती है। लुईस और स्टैनली मैक के शव को समुद्र की लहरों में समर्पित कर देते हैं। समंदर के बीच उन्हें बहते हुए 45 दिन पूरे हो चुके थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अभी और कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। एक दिन जब वे बोट पर सो रहे थे, नींद खुलने पर उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल जहाज खड़ा है। जहाज पर मौजूद सोल्जर उन पर बंदूकें ताने हुए थे। असल में वे जर्मन सोल्जर थे और बहते बहते लुईस और स्टैनली जर्मनी के इलाके में आ गए थे। सोल्जर उन दोनों को बंदी बना लेते हैं और लुईस से तरह तरह की पूछताछ करते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि उन्होंने लुईस को पहले कहीं देखा है। असल में लुईस एक ओलंपिक एथलीट था, इसलिए लोग उसे पहचानते थे, लेकिन भूख और प्यास के कारण उसका चेहरा इतना बदल गया था कि उन्हें पहचानने में मुश्किल हो रही थी। काफी जिरह के बाद वे समझ जाते हैं कि यह वही नामी ओलंपिक खिलाड़ी है। लुईस उनसे अपने उन दोस्तों के बारे में पूछता है जो यहाँ फंसे थे, तो एक सोल्जर बताता है कि उन्हें मार दिया गया है। ये सुनकर लुईस का दिल टूट जाता है, लेकिन अकेला होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद सोल्जर उन्हें एक अंधेरे कमरे में कैद कर देते हैं। वे हर दिन उन्हें बाहर निकालकर उन पर टॉर्चर करते थे। एक दिन सोल्जर्स ने उनके कपड़े उतरवा दिए और लाठियों से उन्हें बेतहाशा पीटा। यह सिलसिला रोज चलता रहा। एक दिन उन्हें ऐसी जगह ले जाया गया जहां उनके जैसे कई अन्य अमेरिकी बंदी भी थे, जिन्हें जर्मन सोल्जर हर दिन टॉर्चर्ड करते थे। बाद में उन्हें अलग अलग गाड़ियों में टोक्यो भेज दिया गया। उस नए कैंप का इंचार्ज बहुत ही क्रूर इंसान था, जिसका नाम वातानाबे था। उसने सबसे पहले सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा किया और सबको ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि सबने डर के मारे सिर झुका रखे थे, लेकिन लुईस इकलौता ऐसा कैदी था जो उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। वातानाबे तुरंत उसके पास गया और उसे फिर से अपनी आंखों में देखने को कहा। लुईस ने वैसा ही किया और तभी वातानाबे ने लाठी से उसके सिर पर जोर से अटैक कर दिया। लुईस किसी तरह उठकर खड़ा होता है और वह व्यक्ति फिर से उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है। लुईस उसकी बात मानकर फिर से उसकी तरफ देखता है तो वह व्यक्ति उस पर पहले से भी जोर से अटैक करता है और कहता है कि तुम कभी मेरी आंखों में नहीं देखोगे, भले ही मैं तुमसे खुद ऐसा करने को कहूँ, वरना तुम्हारी हालत और भी बदतर कर दी जाएगी। इसके बाद वह ऑफिसर सबको बताता है कि उन्हें पहले क्वारंटाइन किया जाएगा, ताकि अगर उनमें कोई बीमारी है तो वह कैंप में न फैले। उन्हें लकड़ी से बने एक बड़े हॉल में रखा जाता है जो बेहद गंदा था। वहाँ अमेरिकी सोल्जर्स के साथ कुछ सीनियर सोल्जर भी कैद थे और वे सभी मुत्सहिरो वातानाबे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि वह शायद किसी अमीर फैमिली की बिगड़ी हुई बेटा है जो गलती से आर्मी में आ गया है, इसीलिए वह अपना सारा गुस्सा कैदियों पर निकालता है। सभी सोल्जर्स ने उसे एक उपनाम भी दे दिया था, डेड बर्ड। अगली सुबह सबको फिर से लाइन में खड़ा किया जाता है और कमांडर वातानाबे एक बड़ी लिस्ट निकालता है और पूछता है कि इन कैदियों में वह आदमी कौन है जिसने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। पहले तो लुईस चुप रहता है, लेकिन ऑफिसर के बार बार चिल्लाने पर उसे मजबूरन हाथ उठाना पड़ता है। वातानाबे चूंकि जापानी था तो इस अमेरिकी खिलाड़ी को देखकर उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने उसे सजा देने के लिए इस कठिन परिस्थिति में दौड़ने को कहा। लुईस दौड़ने लगता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही वह जमीन पर गिर जाता है, जिससे कमांडर को उसे बेरहमी से पीटने का एक और मौका मिल जाता है। रात होने पर अमेरिकी सोल्जर्स को गुप्त सूत्रों से खबर मिलती है कि जापान धीरे धीरे युद्ध हार रहा है। यह सुनकर उनके दिलों में थोड़ी खुशी पैदा होती है, लेकिन यह खुशी तब गायब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि अगर जापान हारता है तो वे इन सभी कैदियों को मार देंगे और अगर वे जीत भी जाते हैं तब भी उन्हें मार दिया जाएगा। यानी दोनों ही स्थितियों में उनकी मौत पक्की है। सुबह होते ही जापानी सोल्जर उनसे फिर से काम करवाना शुरू कर देते हैं, जैसे कुछ कैदियों से टॉयलेट साफ करवाना। एक दिन काम करते हुए एक अमेरिकी सोल्जर वहां से भागने की प्लान बनाता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि यह खबर कमांडर तक पहुंच जाती है और वह उसे बहुत मारता है। ये सब घटनाएं लुईस की आंखों के सामने होती हैं, जिसे देखकर वह और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह फैसला करता है कि वह कमांडर को मार डालेगा, लेकिन उसके साथ ही उसे समझाते हैं कि ऐसा करने से उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उन्हें युद्ध खत्म होने तक इंतजार करना होगा, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े। यह सुनकर लुईस को अपने दादा की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि जो आदमी सही समय पर कष्ट सहना सीख जाता है वही कष्ट उसकी जिंदगी बदल देता है। कुछ दिनों बाद कमांडर और कुछ जापानी ऑफिसर लुईस को बताते हैं कि अमेरिका में उसके बारे में खबर छपी है कि वह मर चुका है और लोगों ने इसे सच भी मान लिया है। कमांडर उसे एक ऑफर देता है। वह कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ के रेडियो
रेडियो के जरिए अपने देश में यह खबर भेज सकते हो कि तुम अभी जिंदा हो और हमारी कैद में हो, लेकिन शर्त यह है कि रेडियो पर वही बोलोगे जो हम लिख कर देंगे। लुइस उसकी बात मान लेता है और जापानी सोल्जर उसे लोकल रेडियो स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ लुइस रेडियो के जरिए अपने देश के लोगों के नाम संदेश देता है और अपने फैमिली को बताता है कि वह जिंदा है, लेकिन यहाँ एक कैदी की तरह रह रहा है। दरअसल ये बातें उसके स्क्रिप्ट में नहीं लिखी थीं, लेकिन फिर भी वह यह सच बोल देता है। इससे ऑफिसर बहुत नाराज हो जाता है। अगली बार ऑफिसर उसे एक नई स्क्रिप्ट देता है जिसमें अमेरिका के खिलाफ बुरी बातें लिखी होती हैं। ऑफिसर उससे कहता है कि अगर वह यह स्क्रिप्ट रेडियो पर पढ़ देगा तो उसे इस प्रिजन कैंप से आजाद कर दिया जाएगा और वह अच्छे से आजाद होकर रह पाएगा। लेकिन लुइस ऐसा नहीं करना चाहता। वह अपनी आजादी के लिए अपने देश को बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए वह साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे प्रिजन कैंप में ही रहना मंजूर है। इसके बाद लुइस को वापस कैंप में भेज दिया जाता है। इस बार कैंप का कमांडर उस पर बहुत आग बबूला होता है। कमांडर ने एक चीज गौर की थी कि वह लुइस को जितनी भी सजा देता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी उसके अंदर एक अलग ही जज्बा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऊपर से लुइस ने आजादी न लेकर कैंप में वापस रहना चुना, जिसका मतलब है कि वह अपने देश से बहुत प्यार करता है। ये सब देखकर कमांडर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सबसे पहले लुइस के दोनों हाथ रस्सी से बांध देता है और कैंप में मौजूद हर कैदी को ऑर्डर देता है कि वे लुइस के मुंह पर एक एक घूंसा मारें। शर्त यह है कि घूंसा जोर से मारना होगा और अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वह उन सबको मार डालेगा। शुरुआत में कैदी लुइस पर हाथ नहीं उठाना चाहते, जिसके चलते कमांडर लुइस के दोस्त स्टैनली को बुरी तरह पीटता है, जिससे उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। यह देखकर लुइस और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह खुद कैदियों से गुजारिश करता है कि वे कमांडर का कहना मान लें और उसे घूंसे मारें, क्योंकि वह अपने दोस्त पर हो रहा जुल्म और नहीं देख सकता। अब ऑन ऑर्डर के मुताबिक हर कैदी उस पर हमला करता है और घूंसे मारता है। वहाँ इतने कैदी थे कि लुइस एक समय के बाद जमीन पर गिर जाता है। कमांडर उसे फिर से खड़ा करता है और बाकी कैदी उस पर लगातार वार करते रहते हैं। सब कुछ बीतने के बाद कुछ और दिन निकल जाते हैं और एक दिन कैदियों के पास एक अच्छी खबर आती है। कमांडर का प्रमोशन हो गया है, जिसके चलते उसे दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि वही कमांडर था जो उन पर सबसे ज्यादा जुल्म करता था। लेकिन इन सब के बीच लुइस को यह सब कुछ बहुत संदिग्ध लगता है और शाम होते होते उसका शक हकीकत में बदल जाता है। अचानक उनके कैंप पर बड़े बड़े बम गिरने लगते हैं। दरअसल कमांडर को यह सब पहले से पता था, इसलिए वह वहां से पहले ही निकल गया था ताकि कैदियों के मरने के साथ उसकी जान न जाए। बम धमाकों में पूरा कैंप तबाह हो जाता है। सुबह होते ही बाकी कैदियों को दूसरे कैंप में ले जाया जाता है। यह कैंप ऐसी जगह स्थित था जिसका पता किसी को नहीं था, यानी अमेरिकी सोल्जर्स के पास इस कैंप की कोई लोकेशन नहीं थी। वहाँ कैंप में एक कोयले की खदान थी और उन कैदियों से खदान से कोयला हटवाने का काम करवाया जाने लगा। लुइस जब वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि इस कैंप का कमांडर और कोई नहीं बल्कि वही वातानाबे है, जिसे देखते ही उसके पैर कांपने लगते हैं। कमांडर उसके पास आता है और पूछता है कि तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे हो। लुइस कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खड़ा रहता है। फिर भी कमांडर उसके चेहरे पर लाठी से जोर से अटैक करता है। इसके बाद सबको काम पर लगा दिया जाता है। उनका काम बहुत कठिन था क्योंकि उन्हें कोयले की खदान से कोयला पीठ पर लाद कर नाव में डालना पड़ता था और यह काम उन्हें दिन भर करना होता था। उन्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता था, जिसके कारण ज्यादातर कैदी मौत के करीब पहुंच गए थे। एक दिन काम करते करते लुइस और ज्यादा कोयला नहीं ढो पाता और आराम करने के लिए एक कोने में खड़ा हो जाता है। कमांडर उसे देख लेता है। वह उसका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए एक खाली जगह पर ले जाता है और वहां पड़े एक बहुत बड़े और भारी लकड़ी के लट्ठे को उसके कंधे पर उठाने का ऑर्डर देता है। उस लकड़ी के टुकड़े का वजन इतना ज्यादा था कि लुइस उसे उठाते ही जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन कमांडर का ऑर्डर था कि उसे यह उठाना ही होगा, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। इसके बाद कमांडर ऑर्डर देता है कि वह उस लट्ठे को अपने हाथों से सिर के ऊपर उठाए। लुइस ये बात भी मान लेता है और दर्द सहते हुए उसे सिर के ऊपर उठा लेता है। कमांडर यही नहीं रुकता, बल्कि वह अपने सहयोगी को ऑर्डर देता है कि अगर लुइस यह लकड़ी का टुकड़ा जमीन पर गिरा दे तो तुम उसे गोली मार देना। लुइस ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह लट्ठे के साथ ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके पैर कांपने लगे थे और कमजोरी के कारण उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थीं, यानी वह बेहोश होने की हालत में था। दूर काम कर रहे कैदी लुइस की यह दयनीय स्थिति देखकर अपना काम रोक देते हैं। वे सब एकटक लुइस को देखने लगते हैं और मन ही मन यही प्रार्थना करते हैं कि लुइस लकड़ी का टुकड़ा जमीन पर न गिराए, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी मौत पक्की थी। इधर लुइस अब लकड़ी के उस भारी टुकड़े को संभाल नहीं पाता और वह धीरे धीरे उसे नीचे करने लगता है। लेकिन तभी वह अचानक कमांडर की तरफ देखता है, जोर से चिल्लाता है और फिर उस भारी लकड़ी के टुकड़े को पूरी
ताकत लगाकर एकदम सिर के ऊपर उठा लेता है। अपने उस कमजोर शरीर के बावजूद उसकी आंखों में एक भयानक गुस्सा था और उसी गुस्से भरी नजरों से वह कमांडर को एक तक घूरता रहता है। कमांडर चिल्लाकर कहता है, तुम मेरी तरफ मत देखो, लेकिन लुइस अपनी नजरें हटाए बिना उसे ही घूरता रहता है। कमांडर उसे दोबारा चेतावनी देता है, मेरी आंखों में मत देखो, नीचे देखो, लेकिन लुइस उसकी बात नहीं मानता। ऐसी स्थिति में कमांडर उसकी तरफ दौड़ता है और लाठी से उसे बेरहमी से पीटने लगता है। इसके बावजूद लुइस अपना रवैया नहीं बदलता, वह अभी भी कमांडर की आंखों में देख रहा होता है। दरअसल उसने कसम खाई थी कि चाहे वह मर जाए लेकिन अपना फैसला नहीं बदलेगा। कमांडर उसे मारते मारते खुद थक जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसी बीच लुइस को अपने भाई के आखिरी शब्द याद आने लगते हैं कि जो इंसान सही समय पर कष्ट सहना सीख जाता है वही कष्ट उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। आज उसने उस कष्ट को जीत लिया था और उसे सह लिया था। नतीजतन कमांडर हार मान लेता है। उसे समझ आ गया था कि वह चाहे कितनी भी मार डाले, जो वह चाहता है वह लुइस से कभी नहीं करवा पाएगा। हार कर वह वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि युद्ध खत्म हो चुका है, इसलिए वे अपना काम बंद कर सकते हैं और पास की नदी पर जाकर फ्रेश हो सकते हैं। यह सुनकर कैदियों को यकीन नहीं होता। वे डरते डरते नदी की ओर बढ़ते हैं। तभी उनके सिर के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ध्यान से देखने पर वे पाते हैं कि वह एक अमेरिकी प्लेन था, जिसका मतलब साफ था युद्ध सच में खत्म हो चुका है और जापानी सेना हार गई है। सब खुशी से झूम उठते हैं और उनके कमजोर शरीरों में भी एक नई ऊर्जा दौड़ जाती है। इसके बाद प्लेन के जरिए वहां फंसे अमेरिकी सोल्जर्स के लिए ढेर सारा खाना नीचे गिराया जाता है। सब मिलकर वह खाना बांटकर खाते हैं। अंत में लुइस उस कमरे में जाता है जहां कमांडर वातानाबे रहता था। वह देखना चाहता था कि जिस इंसान ने उस पर इतने जुल्म ढाए वह आखिर कौन था और उसका असली चेहरा क्या है। वहां उसे एक फोटो मिलती है जिसमें कमांडर वातानाबे बचपन में अपने पिता के साथ खड़ा था। इसके अलावा उसे उस कमरे में और कुछ नहीं मिलता। कमांडर उस दिन के बाद से ही कहीं दूर चला गया था और किसी को उसका पता नहीं था। इसके बाद सभी अमेरिकी सोल्जर्स को साफ सुथरे कपड़े दिए गए और उन्हें वापस उनके देश ले जाया गया, जहां उनका ससम्मान स्वागत किया गया। ये वही लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और उस स्थिति तक पहुंच गए थे जहां इंसान जीने की उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वापस लौट आए। इसके बाद 1946 में लुइस ने अपनी पसंद की जीवन संगिनी सिंथिया एप्पल ऑफ हाइट से शादी कर ली। बाद में उनका एक छोटा सा फैमिली बना और उनके घर एक बेटी और एक बेटा हुआ, जिनके नाम सी और ल्यूक थे। दूसरी तरफ कमांडर वातानाबे कई सालों तक खुद को छिपाए रखा। वह तब तक छिपा रहा जब तक कि अमेरिका और जापान के बीच सुलह नहीं हो गई और उसे माफ नहीं कर दिया गया। इसके बाद लुइस ने भगवान से किया अपना वादा भी पूरा किया। असल में समंदर के बीच उस भयानक तूफान से बचने के लिए उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर वह उसे इस तूफान से बचा ले तो वह पूरी जिंदगी उनकी सेवा करेगा। उसने वह वादा भी निभाया। इस कठिन सफर से उसने एक बहुत बड़ी सीख ली। आगे बढ़ने के लिए माफ करना बहुत जरूरी है। उस दिन उसने प्रार्थना की थी और भगवान ने उसे माफ किया, तभी आज वह जिंदा है। इतना ही नहीं, उसके मन में कमांडर के प्रति जो गुस्सा था वह भी उसने मिटा दिया। उसने कई जापानी अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन अफसोस की बात रही कि कमांडर उससे कभी नहीं मिला और खुद को छिपाए रखा। आखिरकार लुइस ने अपना वह सपना भी पूरा किया जो उसने 1936 में देखा था, ओलंपिक में दौड़ने का सपना। भले ही उसने यह 80 साल की उम्र में पूरा किया, लेकिन उसने अपना सपना सच कर दिखाया। साल 2014 में लुइस का मौत हो गया और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।